नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे बीपीसीएल की। बीपीसीएल में काफ़ी कुछ इवेंट्स घटित हो रहे हैं, कुछ की बात हम यहाँ पर ज़रूरी समझ रहे हैं करना, आपको ज़रूर बताएंगे। चार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे, न्यूज़ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। आपके सामने बीपीसीएल बताएगा कि 15,89,93,397 शेयर्स ये बेच रहे हैं अपने ओपन मार्केट में। और बाज़ार में जब ये शेयर्स लेकर आए बेचने, तो एक डिस्काउंट दिया इन्होंने। डिस्काउंट कितना बड़ा था वो आप जानते हो। हम सबको पता है कि कोई भी कंपनी, सोचिए कि 480 पर ट्रेड करने वाली कंपनी का जो शेयर बेचा जाता है बाज़ार में, वो रेट फिक्स किया जाता है 435। क्यों कंपनी ऐसा करती है? क्योंकि उसको तुरंत इंस्टेंट कैश चाहिए, और जब तक वो डिस्काउंट नहीं देंगे कोई और ख़रीदने नहीं आएगा। ठीक, कुछ खास इंटरेस्ट कोई नहीं दिखाएगा अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे, और डिस्काउंट आपको देना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर के साथ क्या छल हो रहा था उसको हम समझाएंगे। पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि इतने शेयर्स कंपनी ने बेचे हैं, कंपनी के पास कैश आया है, और ये शेयर्स इन्होंने बेचे हैं, याद रखिएगा, फ्रेश इक्विटी नहीं इशू की है इन्होंने। ध्यान, मतलब ये एक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है ओवरऑल स्टॉक के लिए। जैसे कि कुछ कंपनियां होती हैं वो अपने फ्रेश इक्विटी को बनाती हैं और फिर से मतलब ज़्यादा शेयर्स इशू करती हैं, उसको बेचती हैं, तो वहाँ पर उनको पैसा तो मिल जाता है, लेकिन जो आपके पास एक शेयर की कीमत होती है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपके शेयर की कीमत नहीं कम होगी, आपका शेयर उतना ही पैसा कमाता रहेगा। बस समझिए ये ट्रेजरी शेयर्स, इनको समझिए कि ये एक कंपनी है, एक एंटिटी है बीपीसीएल, राइट। ट्रेजरी शेयर्स का मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारे पास वो अपने ही शेयर्स पड़े हुए हैं और उसको हम बाजार में बेच रहे हैं, हम फ्रेश इशू नहीं कर रहे हैं। ठीक, इतना समझ लीजिएगा। मतलब ये एक डायरेक्ट वे में नेगेटिव खबर नहीं है। अब नेगेटिव खबर क्यों हो गई है, इसको समझने के लिए हमको देखनी पड़ेगी एक बात, कि ये जो सेलिंग की बात आई, ये एक न्यूज होता है ना, बाजार बंद हो गई, न्यूज आती है बीपीसीएल ऐसा करने वाला है। अब बीपीसीएल को आप कैश तो दिलाते हुए दिखाई दे रहे हो, चलो बीपीसीएल के पास कैश आ जाएगा। ये आपको डिस्काउंट क्यों दिया गया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि आपको जो खरीदार चाहिए वो पुख्ता पक्का खरीदार चाहिए। ठीक, अब यहाँ से जो सबसे बड़ी खबर बन के आ रही है वो ये कि बीपीसीएल यहाँ पर जो शेयर्स बेचा है, क्लोज टू 16 करोड़ शेयर्स, और इंटू 440 रुपये कर लो, 435 रुपये जो प्राइस है उस पर अगर आप कर लेते हो तो ये एक बहुत बड़ी रकम बनती है। क्लोज टू 7,000 करोड़ के आसपास ये जाती है ओवरऑल। सारे जो अभी देखिए इन्होंने स्टेक सेल भी किया था, सब जोड़ जाड़ के आपके पास 7,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। अब 7,000 करोड़ रुपए जाएंगे कहाँ? डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड। सब चारों तरफ यही गुहार लगी हुई है, भाई साहब डिविडेंड दो। और ये डिविडेंड बहुत बड़ा हो सकता है, 42 से 55 रुपए के बीच ये डिविडेंड जा सकता है। अब सोचिए अगर इतना पैसा कंपनी पूरा का पूरा डिविडेंड में खर्च करती है, अब ये डिविडेंड का फ़ायदा क्या आप ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो अगर आपके पास शेयर्स होंगे तो। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो जिसको यहाँ पर डायरेक्ट मिलेगा वो है सरकार, और सरकार ये चाहती है कि हमको डिविडेंड के तौर पे ये मिल जाए। हम दोनों तरफ से फ़ायदे में रहना चाहते हैं, डाइवेस्टमेंट से भी हम फ़ायदा लेंगे और डिविडेंड से भी हम फ़ायदा लेंगे। और डाइवेस्टमेंट से पहले यानी कि प्राइवेटाइजेशन से पहले सरकार ये डिविडेंड लेना चाहती है, तो आपको भी ये मिल सकता है। लेकिन अब इसी के लिए आपके सामने कई दिनों से देखो, जब यहाँ पर ब्रेकआउट होता है ना, तो बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर आकर माल खरीदता है और वो समझ नहीं पाता कि न्यूज़ वाले स्टॉक्स में क्या क्या हो सकता है। ये न्यूज़ वाले स्टॉक्स हमेशा दो धारी तलवार होते हैं, और इसमें आपके साथ ट्रिक भी की जाती है। यहाँ पर बड़ा प्लेयर नहीं आपको एंट्री लेता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर एंट्री लेता है। और टीवी वाले जिस हिसाब से आप देख लो कि पिछले हम भी आपको सजेस्ट किए थे, लेकिन एक अच्छे लेवल पे हमेशा मैंने आपको कहा है, बीपीसीएल जब जब गिरा है तब तब मैंने आपको खरीदने की बात कही है, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ। लेकिन एक बार फिर से जब ये अपने रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो हम यहाँ पर एंट्री लेना ही छोड़ दिए। और ये चीज़ें आपको समझनी होगी, बीपीसीएल के साथ क्या करना है। क्या डिविडेंड के लिए हमको ये स्टॉक खरीदना है? तो देखो, जो डिविडेंड है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक सा हमको दिखाई दे रहा है कि अगर कोई कंपनी 50 रुपये के आसपास डिविडेंड दे रही है और 450 पे ट्रेड कर रही है, क्लोज टू 11% के आसपास का डिविडेंड हो गया। 11%, कैन यू बिलीव दिस? 11% आपके एग्जैक्ट वैल्यू पे, मैं फेस वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपका एग्जैक्ट पैसा जितना लगा होगा उस पर 11% का डिविडेंड है। अगर ये कंपनी ऐसा करती है तो, और अनुमान चारों तरफ से यही लगाए जा रहे हैं कंपनी इतना बड़ा आपको डिविडेंड देगी, तो ये तो हो गई न्यूज़ की बात। लेकिन अब जो कंपनियां गिरी हुई हैं, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फिर गिर क्यों रही हैं? मतलब बीपीसीएल की ही आप बात सोच लीजिए, न्यूज से पहले भी इनमें गिरावट क्यों थी उसको हम समझेंगे क्रूड के प्राइस को देखकर। क्रूड का प्राइस आप देख लीजिए पिछले 7 दिनों में कितना, 7-8 दिनों में कितनी तेजी से ऊपर गया है। 4400 वाला क्रूड 4849 पहुँच गया था। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ।
अभी अगर आपने अपने आसपास आप पेट्रोल का यूज करते हो, डीजल का यूज करते हो, तो आप आसपास अगर जाकर देख रहे होगे तो यहाँ पर रेट में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। मतलब रेट इंप्रूवमेंट नहीं कह सकते इसको, डायरेक्टली कहेंगे कि बढ़त नहीं आपको रेट्स में दिखाई देगी। अब ये क्यों हो रहा है? सरकार के हाथ में है क्या कुछ? जी हाँ, सरकार के हाथ में है। भैया वो कंपनियों से कह दें कि आप दाम नहीं बढ़ा सकते। और ये हुआ है क्योंकि अगर आप कुछ न्यूज पेपर्स को फॉलो करते हो तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके सामने आई हैं। मैं पर्सनली अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन न्यूज पेपर में ये बात छप के आई कि सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर दबाव डाला है कि आप जो है वो दाम मत बढ़ाइए, रोक लीजिए, कुछ दिन रोक लीजिए। क्यों? क्योंकि चुनाव है भाई, चुनाव है, नेतागिरी हो रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्रूड का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है, डीजल का दाम नहीं बढ़ा है। खर्चा तो कंपनियों के लिए बढ़ गया, लेकिन वो कंपनियां आपको नहीं दे पा रही हैं वो खर्चा बढ़ा करके। मतलब कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। इसलिए आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देख लीजिए, एक डेंट आपको दिखाई देगा पिछले कुछ दिनों के चार्ट में, 6-7 दिनों के, जब से ये रिपोर्ट वगैरह सामने आई हैं। तो ये एक कारण है ओएमसीज में गिरावट की, और ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अब हम बात करेंगे स्पेशली केवल डिविडेंड की, आपके ट्रैप की और चीज़ों को आपको समझाने की। देखिए बीपीसीएल पे मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि पिछले 6 महीने से कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपको इसमें नेगेटिव होना चाहिए। और ये सही बात भी है कि हमने देखा है कि अगर एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक ठाक बिजनेस करती है और वो प्राइवेट हाथों में है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो कई गुना परसेंटेज टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, कई गुना ज़्यादा होते हैं, 2 गुना ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है जो आपकी मजबूरी बन जाए। जैसे कि होता क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि लोग मजबूरी बन जाते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 95% का यही हाल है कि वो अपने जो है ना, जो उनको नौकरी देकर बैठा है कहीं पर भी हो, वो उसके ऊपर बोझ बन गए हैं। ठीक, टैलेंट की कमी नहीं होती है लोगों में, क्योंकि अच्छे खासे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब होता है ना कि फ्री की खाने की मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाए, अब कोई बुरा मत मान जाइएगा, मैं कह रहा हूँ 5% लोग ईमानदार हैं, और सच में मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आप ही लोगों के कारण बहुत सारे काम लोगों के ठीक ठाक हो जाते हैं। तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ईमानदार हैं तो। बाकी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो सोचिए, ये हो रहा है देश में, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स को आप पढ़िए जाकर, तो आप सिचुएशन को समझिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर बीपीसीएल प्राइवेट होता है तो विदाउट एनी डाउट जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, अगर इसकी परफॉर्मेंस दुगनी हो जाती है, यहाँ तो एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिजनेस मॉडल पूरा सेटअप हो चुका है, तो परफॉर्मेंस दुगनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ परसेंटेज टर्म्स में तो इजाफा होगा, कुछ एक्यूरेसी बढ़ेगी, लोगों की कंप्लेन सुनी जाएगी, ठीक है, कुछ दिक्कतें सॉल्व होंगी, कुछ सैलरी में भी कट किया जाएगा, चीज़ों को संभाला जाएगा, जो फालतू में पैसा खर्च होता है उस पर कंट्रोल करेगी कंपनियाँ जो भी खरीदे। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि कंपनी को एक महंगा वैल्यूएशन मिलना तय है, और जब एक महंगा वैल्यूएशन मिलेगा तो यही बीपीसीएल आपको 450 वाला 600, 650, 700 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या हम इस पर पूरे पैसे पे रिस्क ले लें, हम पैसा लगा दें इसमें और भूल जाएं? देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी खेल रहे हो 2 से 3 साल, तो बीपीसीएल उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो आपको मतलब श्योरिटी के साथ रिटर्न देने की काबिलियत रखता है, क्योंकि कंपनी दबा कर पैसा कमाती है, कुछ नहीं तो वो आपको डिविडेंड ही दे देती है, उतना जितना बैंक एफडी देती है। अगर आप सही जगह एंट्री, सही जगह एग्जिट लेना जानते हो तो इसमें जितना ये डिविडेंड देती है उसका दुगना आप नॉर्मली भी कमा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। कुछ चीज़ों को मतलब यहाँ पर कुछ जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा सम्मान नहीं दे पाती उनको, तो ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से हैंडल करनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास बीपीसीएल का स्टॉक है तो 435 तक आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अगर आप बाई साइड हो बने रहिए, उसके नीचे आपको ऐड के बारे में सोचना है, एडिशन के बारे में, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप ऐड अगर करोगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर जाने लगता है तो हमको ऐड कहाँ करना है, जब ये 460 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, जब ये 480 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप कहोगे ये कौन सी बात हुई, यहाँ पर है, यहाँ ना खरीदें, महंगा खरीदें। तो भाई ब्रेकआउट वाली भी चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिविटी वाली भी चीज़ें होती हैं, आपको ये बात समझनी होगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप इसमें समय दे सकते हो तो आप अपने हिसाब से सिचुएशन को संभालते हुए हैंडल कीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपको बड़े प्लेयर्स बता देंगे कि इसके लिए डिविडेंड के लिए खरीद लो, अब आप बताइए 460 पे था, बहुत से लोग डिविडेंड के लिए आज ट्रांजैक्शन किए हैं। और ये रिटेल इन्वेस्टर की जो मतलब होता है ना, कह सकते हैं इसको गंदी आदत हम कह सकते हैं। आप देखिए 10 मिनट के चार्ट पे देखिए, बीपीसीएल अगर खुलता है ऊपर और प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्यों आती है? क्योंकि बड़ा प्लेयर एग्जिट करता है, रिटेल इन्वेस्टर लेता है। और एक चीज़ तो आप गारंटी के साथ जानते हो कि जो यहाँ पर ख़रीदारी की गई है, ये टीवी वाले आपको बताए हैं ना खरीदने के लिए, यहाँ पर बताए हैं ना खरीदने के लिए। अब सोचिए कि
क्या होता है आपके साथ। अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो, अगर थोड़ा सा प्राइस नीचे चला जाता है आप चोट खाओगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्वांटिटी उतनी ही रखिए जितनी आप संभाल सको। सब कोई आपको बता देंगे खरीदने के लिए, हम जैसे लोग, डिसीजन आपको लेना है, पैसा आपका है, उतना ही पैसा डालिएगा जितने पे आप रिस्क ले सको, कम से कम 2 से 3 साल के लिए। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो बीपीसीएल एक बढ़िया लेवल पे आपको देता है। पिछली कहानी चाहे आप देख लो, चाहे आगे की कहानी आप सोच रहे हो, हर जगह आपको बीपीसीएल एक मतलब होता है ना, एक सेट मानकों पे, सेट पैरामीटर्स पे खरा उतरेगा। बिजनेस बढ़िया कर ही रहा है, आगे अगर सिचुएशन सच में अच्छी होती है तो आपको एक बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अंधाधुंध वाली बात नहीं करनी है। मैं तो आपको ये इतना तक भी कह सकता हूँ कि जब आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे पे ही चले जाइए। अगर आपको डिविडेंड ही खाना है तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब होता है ना कि बहुत से इफ़ एंड बट्स होते हैं, आपको उसको संभालना ही पड़ेगा। मैं तो चाहूँगा कि जैसे कि हमने इसको पर्सनली होल्ड किया हुआ है तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर भी है, लेकिन वो काफ़ी नीचे का रेट है और मैंने ये सबको बताया हुआ है। ये चीज़, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि हमको बीपीसीएल यहाँ पर इतने मौके अगर दिया है तो हमको क्यों खरीदना चाहिए था। खैर, यहाँ पर आपके सामने कई सारे चारे हैं। अब 50 रुपये वाले डिविडेंड की बात कितनी सच है कितनी गलत है, मतलब कितनी ज़्यादा सही साबित होगी वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी हो सकता है उस पैसे को कुछ कहीं और उपयोग कर ले। लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा अनुमान लगा सकती हैं कि चलो भाई 42 से 55 रुपये तक का डिविडेंड आ सकता है, तो भाई हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पैसा इसी में लगा दें और पता चला डिविडेंड भी ना आया, कोई और बुरी न्यूज़ आ गई, कोई और स्टेक सेल आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमको दिक्कत, डेंट एक देखना पड़ सकता है अपने पोर्टफोलियो पे। तो पता चला हमको 12% का डिविडेंड मिल रहा है और स्टॉक खुद ही 12% नीचे है, तो हम क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो रियलिटी को समझते हुए आपको आराम से, इत्मीनान से डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका भला आपके अलावा कोई और सोच ही नहीं सकता। टीवी वाले तो आपको यहाँ पर भी बोल रहे थे लेने को, यहाँ पर भी बोल रहे थे लेने को, कोई मना किया क्या? कोई मना किया? टीवी वाले तो खूब आपको यहाँ पर ब्रेकआउट पे खरीदवाए हैं। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रेकआउट पे खरीदने का मतलब क्या है कि आप एक ट्रेडर हो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक स्विंग ट्रेडर, तो आप यहाँ पर खरीदोगे। आप एक इन्वेस्टर हो तो आप सही वैल्यू ढूंढोगे ना, कि सस्ता स्टॉक मुझे सस्ते प्राइस पे भी तो चाहिए। अब आप कहोगे कि जिस हिसाब से इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है, इन सब चीज़ों को देखते हुए स्टॉक तो बहुत महंगा है नहीं, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस से कंपेयर करोगे इनको, किन चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग, इन सब चीज़ों पे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये अभी थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन पा रहा है। लेकिन अगर प्राइवेट हो जाता है और सारी चीज़ें इनके फेवर में जाती हैं तो यही वैल्यूएशन और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कई सारी संभावनाएँ बन रही हैं ना, आपके लिए ढेर सारे इफ एंड बट हैं। क्या आप इन सब चीज़ों को झेल सकते हो? स्टॉक मार्केट में आप कोई भी चीज़ एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसको जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपकी तकलीफ बनी रहेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मान लेता हूँ कि मुझे डिविडेंड खाना है तो मैं कुछ पैसा यहाँ पर लगा देता हूँ और नीचे आता मैं वहाँ पर ऐड करूँगा। ये मेरा बेस्ट केस सिनारियो रहेगा। इससे अच्छा तो कोई चारा है नहीं आपके पास। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि जो आपका डिसीजन है ना, वो जब आप ले लेंगे उसके बाद ना आपका प्रॉफिट छीनने कोई आ रहा है, ना आपके लॉस में हाथ बांटने कोई आएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। कोई और सवाल सुझाव हो तो आप बताइएगा। क्रूड का दाम लगातार बढ़ते हुए मतलब फेज़ में भी पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दाम नहीं बढ़ा पाई हैं, ये एक डेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगर आपके पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्टॉक है तो कल छुट्टी है, तो थोड़ा सा आप अपना डिसीजन अच्छे से समझ बूझ के लीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। कोई सवाल सुझाव नीचे बताइएगा। नमस्कार।